में बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। सो गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वी कॉल्ड इट बॉइलिंग पॉइंट, वी कॉल्ड इट बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। सो गाइस हम लोगों को क्या क्या पता है, हम लोगों को पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास मतलब अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। इट मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उस कंपाउंड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। और क्या पता है आपको एक और चीज पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे? वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मींस अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा गाइस? ज्यादा। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज मानिए अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा ज्यादा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा तो वंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा, वंडर वॉल फोर्सेस ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और अगर मैं बोलूं कि बताइए इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या फिर प्रोपाइल अल्कोहल का, CH3, CH2, CH2, OH, वी कॉल्ड इट प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो आप क्या कहेंगे गाइस? आप सीधा कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? प्रोपाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? अगर आप देखेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इथाइल अल्कोहल के मास से, इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है इथाइल अल्कोहल से, और इसका वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। तो मैंने क्या बोला? अगर आप देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है? ज्यादा, इसका सरफेस एरिया भी क्या है? ज्यादा, इसमें वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? ज्यादा। इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। चलिए एक और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव CH2, वी हैव OH एंड वी हैव CH3, CH2, CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। सो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस वाले कंपाउंड का, जिसे हम लोग कहेंगे बुटाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? बुटाइल अल्कोहल। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ज्यादा, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा। और सबसे कम किसका होगा? सबसे कम होगा इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबसे कम, सरफेस एरिया सबसे कम, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका गाइस? सबसे कम होगा। तो चलिए गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। चलिए मूव करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। सो गाइस अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है गाइस? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, या फिर अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या सा बॉन्ड रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड रहा होगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो गाइस अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे तो याद रखिएगा एसोसिएशन ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन क्या होगा? ज्यादा। और अगर एसोसिएशन ज्यादा हुआ, अगर एसोसिएशन ज्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो एसोसिएशन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं कहता हूं वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। और हमारे पास है CH2OH, वी हैव CH2OH, इसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन
ग्लाइकॉल। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है। इट मींस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे गाइस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे O और H एक ही है, इट मींस यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके वजह से जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा एसोसिएशन, जितना ज्यादा एसोसिएशन उतना ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा गाइस। चलिए मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH। मेरे पास है इथाइल अल्कोहल, और अगर मैं पूछूं कि बताइए इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर इथेन का। इथेन क्या होता है, CH3 एंड CH3। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सिंपल तौर पे कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इथाइल अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 1 है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा एसोसिएशन, जितना ज्यादा एसोसिएशन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 0 है, 0 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH2, मेरे पास है OH, मतलब मेरे पास क्या है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, वी हैव इथाइल अल्कोहल। और अगर मैं दूसरे कंपाउंड को यहाँ पे लूं तो मैंने कहा मेरे पास है CH3, मेरे पास है O, मेरे पास है CH3, वी कॉल इट मिथॉक्सीमीथेन। हम इसे क्या कहते हैं, मिथॉक्सीमीथेन। तो गाइस अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप साफ साफ कहेंगे कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो बना रहा है, यहाँ पे नहीं बना रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ढंग से देखते हैं तो ये CH3 कुछ इस तरीके से, ये है CH3, बीच में है ऑक्सीजन एंड वी हैव CH3। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो हमारा सेंटर वाला ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन के साथ। और कार्बन मैंने कहा अगर आप मिथॉक्सीमीथेन को ढंग से देखेंगे गाइस, तो मिथॉक्सीमीथेन में आपका जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। सो गाइस यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे, इथाइल अल्कोहल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे एसोसिएशन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का। और मिथॉक्सीमीथेन में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन के साथ, इट मींस यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ ही नहीं तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, वीक होगा गाइस। तो आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए मूव करते हैं और सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अल्कोहल की, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, और आपको ध्यान रखना है गाइस कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे ये भी डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इथाइल अल्कोहल के केस में या फिर इथेन के केस में, तो आप क्या कहेंगे किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH, इथाइल अल्कोहल, एंड वी हैव CH2OH एंड वी हैव CH2OH। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इन दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, तो आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी इथाइलिन ग्लाइकॉल की ज्यादा है। वी कॉल इट इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसा क्यों, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल में 2 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी गाइस। सो गाइस ये था सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में। आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मूव करते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की, जिसमें जो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वी कॉल्ड इट स्टेट एंड स्मेल। स्टेट एंड स्मेल ऑफ फिनॉल। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं स्टेट की बात करते हैं फिनॉल की, तो जो फिनॉल होता है वो कलरलेस या फिर आप कह सकते हैं व्हाइट कलर, कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड फेज में ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे वर्ड आया है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जैसे आपके स्कूल की टेबल और चेयर एक पैटर्न में लगी होती है, एक ज्योमेट्री में लगी होती है, वैसे ही फिनॉल में एटम, आयन और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक पैटर्न वाइज होता है, एक ज्योमेट्री वाइज होता है, जैसे आपकी स्कूल की चेयर और टेबल लगी होती है, विच वी कॉल क्रिस्टलाइन।
सो गाइस आपका जो फिनॉल है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो फिनॉल होता है वो पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पिंकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा होता है गाइस। सो मैंने क्या बोला? मैंने कहा वैसे तो फिनॉल का कलर कलरलेस होता है, वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने से उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंकिश कलर गाइस। सो ये था स्टेट। बात करते हैं स्मेल की। तो जो फिनॉल का स्मेल होता है गाइस, उसकी स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अपनी खुद की एक स्मेल होती है फिनॉल की, जिसे हम फिनोलिक ऑर्डर का भी कहते हैं। फिनोलिक ऑर्डर की इसकी स्मेल होती है गाइस। सो ये था स्टेट एंड स्मेल ऑफ फिनॉल। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सो गाइस हम लोगों को पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है हमारा सॉल्युबिलिटी। सो गाइस अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं और उससे पहले मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूं या हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब यहां पे क्या है कि जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, जैसे हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो समझ जाना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। तो मैंने कहा सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। और अगर मैं फिनॉल की बात करता हूं तो हम कहते हैं फिनॉल जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। फिनॉल पानी में नहीं घुलता, वो इनसॉल्युबल होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिनॉल डज नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। इट मींस यहां पे क्या है? मैंने कहा अगर आप फिनॉल की बात करो तो फिनॉल पानी में घुलता ही नहीं है, क्योंकि वो पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिनॉल को अगर आप ढंग से देखेंगे तो फिनॉल कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा हमारा फिनॉल, और फिनॉल के बाद जुड़ा होता है OH ग्रुप। सही कह रहा हूं? अगर आप फिनॉल के स्ट्रक्चर को देखते हो तो फिनॉल में ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एराइल ग्रुप। क्या कहते हैं गाइस? एराइल ग्रुप कहा जाता है इसे, या फिर आप इसे फिनाइल ग्रुप कह सकते हैं, या फिर इसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड कहा जाता है, इसे कहा जाता है लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। सो गाइस रीजन ये है कि फिनॉल के पास जो ये एराइल ग्रुप है इसका कैसा नेचर है? नॉन पोलर नेचर है। कैसा नेचर है? नॉन पोलर नेचर है। और ये नॉन पोलर नेचर वाला एराइल ग्रुप क्या करता है? OH के पोलर नेचर को कम कर देता है, और जैसे जैसे OH का पोलर नेचर कम होगा वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो मैंने क्या बोला गाइस? मैंने कहा अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करो तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल पानी में इनसॉल्युबल होता है। द रीजन बिहाइंड दिस है कि जो आपका फिनॉल है वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि फिनॉल के पास जो ये एराइल ग्रुप होता है या फिर फिनाइल ग्रुप होता है या फिर लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो जुड़ा है, ये क्या करता है? नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये क्या करता है? फिनॉल का OH का जो पोलर नेचर होता है उसे धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाता। तो हमें पता चल गया फिनॉल वाटर में इनसॉल्युबल है। तो कहां सॉल्युबल होगा? फिनॉल सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। So phenol are soluble in alcohol। कहां घुल जाता है? अल्कोहल में घुल जाता है। ईथर में सॉल्युबल होता है, या फिर आप कह सकते हो NaOH। इन सब चीजों में आपका फिनॉल क्या होता है? सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है गाइस। सो आई होप आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो गाइस मूव करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और गाइस हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा गाइस। तो फिनॉल की अगर मैं बात करूं तो गाइस फिनॉल खुद के साथ जुड़ के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल O और ये रहा H। फिनॉल क्या करता है, खुद के साथ जुड़ के, ये रहा दूसरा फिनॉल, खुद के साथ जुड़ के ये रहा हमारा H और ये रहा हमारा O, जिसमें ये बीच में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो बीच में यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो फिनॉल खुद के साथ जुड़ के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म कर लेता है, जिसके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल का इज मच हायर देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने कहा मेरे पास है फिनॉल, मेरे पास है फिनॉल OH, क्लियर, और मेरे पास है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक मिथाइल बेंजीन या फिर टॉलिन, ये रहा मेरे पास टॉलिन और मिथाइल बेंजीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फिनॉल का। रीजन क्या है, रीजन ये कि अगर आप फिनॉल को देखेंगे तो फिनॉल का क्या फॉर्म करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के मास की, तो आप देखेंगे दोनों का मास ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। क्या बोला मैंने कहा इन दोनों का मास कैसा है, कंपेरेबल है, कंपेरेबल मास है। सो गाइस अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें कंपेरेबल मास है, तो आप वहां पे क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिनॉल का फिनॉल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग कंपेरेबल मासेस। सो गाइस ये कॉन्सेप्ट था बॉइलिंग पॉइंट का, और हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पढ़ा। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट। बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं ईथर के फिजिकल स्टेट की, तो जो लोअर ईथर होते हैं, लोअर ईथर जो होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, जिसका फॉर्मूला होता है CH3O CH3 गाइस, या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5O CH3। सो गाइस जो हमारे लोअर ईथर होते हैं लाइक डाई मिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ गैसियस स्टेट। ये हमेशा गैसियस फॉर्म में होते हैं गाइस, क्योंकि ये लोअर ईथर है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं हाइयर ईथर्स की, अगर हम बात करते हैं हाइयर ईथर्स की, तो जो हमारे हाइयर ईथर होते हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हैविंग फॉर्मूला C2H5O C2H5। सो गाइस जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाई इथाइल ईथर, ये होते हैं लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है, विद प्लीजेंट स्मेल। और स्मेल कैसी होती है, प्लीजेंट, बड़ी अच्छी इनकी स्मेल होती है गाइस। सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक डाईमिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे जो हमारे हाइयर ईथर्स होते हैं लाइक डाई इथाइल ईथर, ये लिक्विड होते हैं हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट विद प्लीजेंट स्मेल। अब होता क्या है गाइस कि ये जो आपका डाई इथाइल ईथर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम हमेशा इसे फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में इसलिए क्योंकि समर्स के वक्त टेंपरेचर बढ़ जाता है, और टेंपरेचर बढ़ने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसे फ्रीजर से बाहर रखते हैं गाइस। तो ये था फिजिकल स्टेट। बात करते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, विच वी कॉल बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइस हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मींस जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो गाइस होता क्या है, ईथर जो होता है आर अनेबल टू फॉर्म, ईथर आर अनेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ईथर जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, जिसके वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का इज मच लोअर, इज
much lower than alcohol with comparable mass. So guys, जिसकी वजह से ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है अल्कोहल से अगर कंपेरेबल मास हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव CH3, हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर और इसको मैं कंपेयर करता हूं इथाइल अल्कोहल से। सो वी हैव इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों का मास कैसा है, कंपेरेबल है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो कंपेरेबल है, लेकिन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो गाइस दोनों में से अल्कोहल का, ये रहा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल देखूं, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव CH2 एंड वी हैव CH3। ये है हमारा डाई इथाइल ईथर। इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं अल्कोहल से, लाइक वी हैव CH3, CH2, वी हैव CH2, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH गाइस। सो आप देखेंगे कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईथर गाइस। अब यहां पे एक पॉइंट और है गाइस कि जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ऑलमोस्ट सेम बोलिए या फिर कम, इज सिमिलर टू एल्केन। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। सो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, we have CH2, we have O, we have CH2 and we have CH3। हमारे पास है डाई इथाइल ईथर और इसको मैं कंपेयर करता हूं CH3, we have CH2, we have CH2, we have CH2 and we have CH3 प्रोपेन से। तो आप देखेंगे दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम है या कंपेरेबल है, तो इनका कंपेरेबल मोलर मास है। अब कंपेरेबल मोलर मास होने की वजह से एल्केन और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से थोड़ा सा कम होता है, बहुत थोड़ा कम होता है गाइस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो एल्केन के सिमिलर होता है। सो गाइस अभी तक हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने पहला देखा फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने फर्स्ट देखा फिजिकल स्टेट। हमने देखा कि जो लोअर ईथर होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वहीं पे हायर ईथर जो होते हैं गाइस वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं विद लो बॉइलिंग पॉइंट हैविंग प्लीजेंट स्मेल। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। इसलिए जो ईथर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। जैसे इस वाले में देखिए मोलर मास दोनों का सेम है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब पॉइंट क्या निकल के आता है कि जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एल्केन के विद कंपेरेबल मोलर मास। जैसे एग्जांपल इन दोनों को अगर आप देखते तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम या कंपेरेबल है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं ईथर और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिमिलर होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है एल्केन से विद कंपेरेबल मोलर मास। सो आई होप आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ईथर की। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, सो वी हैव डेंसिटी। सो अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं ईथर की, तो ईथर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। इट मींस ईथर जो होता है वो लाइटर देन वाटर होता है, वो वाटर से भी हल्का होता है गाइस। तो ये रही डेंसिटी की बात। मूव करते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी पे, विच वी कॉल सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि क्या कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है जब आपका हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन,
लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन। तो अगर आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो समझ जाना वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है कि अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा है तो वो सॉल्युबल होगा। तो बात करते हैं ईथर की। ईथर जो होता है गाइस वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इट मींस आपका जो ईथर होता है वो सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ईथर को देखेंगे, ईथर क्या होता है? ROR, ये हमारा ईथर है। ये क्या करेगा? वाटर के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो ये कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ईथर जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी खासी होती है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गाइस ईथर की, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर वो डिक्रीज करने लग जाती है जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे एल्काइल चेन क्या होते हैं? बढ़ने लग जाते हैं। इट मींस जैसे जैसे ईथर की चेन लंबी होती रहेगी वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी गाइस? कम होती रहेगी। तो ये था सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट। चलिए मूव करते हैं और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं व्हिच वी कॉल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट गाइस, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है म्यू व्हिच इज इक्वल्स टू चार्ज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सो गाइस जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब अगर मैं बात करता हूं ईथर के स्ट्रक्चर की, तो ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाटर जैसा होता है। जैसे कैसा? ईथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर आप ईथर के स्ट्रक्चर को देखेंगे और वाटर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं वी शेप। ये वी शेप जैसा आपको दिख रहा होगा, या फिर हम इसे कहते हैं एंगुलर शेप। ये एंगुलर शेप जैसा होता है, या फिर हम इसे कहते हैं बेंट शेप जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और अगर मैं बात करता हूं इसके डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है ईथर का गाइस, आपको पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो गाइस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये रहा ईथर। तो अगर आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग देखें तो डायरेक्शन कहां जाएगा? फ्रॉम लेस टू मोर। एल्काइल लेस है, ऑक्सीजन मोर है, ऐसी लेस टू मोर। तो यहां पे जो रिजल्टेंट निकलेगा डाइपोल मोमेंट का वो कहां निकलेगा? इधर के साइड निकलेगा ज्यादा। इस तरीके से इट मींस ईथर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमें क्या मिल रहा है? रिजल्टेंट मिल रहा है गाइस। सो ये था डाइपोल मोमेंट का कांसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी जो होती है ईथर की वो लाइटर देन वाटर होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है इट मींस जो आपका ईथर है वो सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और जो सॉल्युबिलिटी होती है ईथर की वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ती रहेगी। बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेशन। और जो डाइपोल मोमेंट होता है ईथर का वो होता है फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मिल रहा है। तो रिजल्टेंट मिलने का मतलब ये है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ईथर का इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाटर होता है। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है वी शेप, एंगुलर शेप और बेंट शेप। सो आई होप गाइस आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की समझ में आ गई होगी।